नमस्ते स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे हिमालय अफवाह तंत्र 11th क्लास ज्योग्राफी में, जो अपना चैप्टर नंबर 3 है अफवाह तंत्र। उसमें हिमालय अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने सिंधु और गंगा नदी के बारे में पढ़ा था। आज हम अपन देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ये हिमालय से निकलने वाली 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु और गंगा के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। जहाँ से सिंधु नदी निकलती है उसी जगह कैलाश मानसरोवर जो है, तिब्बत में स्थान है कैलाश मानसरोवर। तो उस कैलाश पर्वत जो है उसके ऊपर मानसरोवर झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। सिंधु नदी जो है उसका भी क्यों इनका जो उद्गम का स्थल है वो एक ही है, लेकिन जो झीलें हैं वो झीलें अलग अलग है। वो जो सिंधु नदी जो वहाँ से निकलती है तो वो जो अपन देखते हैं पश्चिम की ओर बहती है और ये पूर्व की ओर बहती है। देखते हैं आगे। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के पास में चेमांगयुंगडुंग हिमनद है। हिमनद का अर्थ क्या होता है? बर्फीले स्थान है, यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। तो ये चेमांगयुंगडुंग हिमनद से इसका उद्गम होता है और यहाँ से ये पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य समांतर रूप से आगे बढ़ते हुए हिमालय के सारे आगे बढ़ती है और दक्षिणी तिब्बत के शुष्क और समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी ये अपन बोल सकते हैं कि उद्गम होने के बाद में तिब्बत क्षेत्र जो है उसमें 1200 किलोमीटर की दूरी, यानी समतल मैदानी जो क्षेत्र है शुष्क और समतल मैदानी क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ती है। और इसको इस नदी को इस सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो नदी के नाम से इसको जानते हैं। कहाँ पे जानते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है शोधक। और तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख, तिब्बत में ही क्या है इसमें रांगो सांगपो इसके दाहिने तट, दाहिने का दाईं साइड से आकर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नमचा बरवा, मध्य हिमालय जब आगे बढ़ते हैं तो मध्य हिमालय का एक स्थान है नमचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में 7755 मीटर के एक निकट गहरे माखंड का निर्माण, यानी इतनी गहराई का एक गर्त बनाती है ये। और यह एक प्रक्षुब्ध व तेज भाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय की गिरिपथ बोलते हैं हिमालय का नीचे वाला जो पार्ट होता है, तलहटी जो पर्वत का नीचे वाला जो भाग होता है, तो हिमालय के गिरिपथ में ये सिसंग और दिसंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया नामक एक स्थान है, वहाँ पर सादिया कस्बे के पश्चिम में ये नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में जब ये भारत में प्रवेश करती है तो उसके बाद में दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जिसमें अपन दिबांग और शिकांग और लोहित 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो इसकी सहायक है, वो इसमें आकर मिल जाती है। और इसके बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं इन नदियों का आपको जो नोट्स भेजे हैं उस नोट्स को आपको कॉपी में नोट करना है। उसमें आपको कोशिश की है कि मानचित्र के माध्यम से आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो थोड़ी समझ में आ जाए, तो उसको ध्यान से देखना है। और उसके बाद में कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो एक वीडियो के माध्यम से भी इन नदियों को समझाने का। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा, असम में कितनी लंबाई में 750 किलोमीटर की लंबी यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदी, असंख्य का मतलब बहुत सारी सहायक नदियाँ आकर इसमें मिल जाती है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियों में बूढ़ी, दिहिंग और धनसरी दक्षिण में, और जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, मानस और सकौंग से। सुबनसिरी जिसका उद्गम ये तिब्बत में और एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जब पहले तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करने के बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, फिर दक्षिण की दिशा में बहने लगती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और तिस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर आकर के इसमें मिलती है। अंत में ये नदी पद्मा के साथ मिलकर, पद्मा किसको कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, तो पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपर्दन के लिए, अब इसने कहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी उसमें एक तो क्या होता है, तीव्र बहाव के कारण बाढ़ की स्थिति ज़्यादा बनी रहती है। मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है, जब जिसमें ज़्यादा बहाव होगा वो कटाव भी उतना ही ज़्यादा करेगी। मार्ग परिवर्तन और तटीय तटों का अपर्दन करने के लिए भी ये जानी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ क्या है, बड़ी है, और जब बड़ी नदी है इसमें जल डालेगी तो उसका जल का बहाव जो है और तेज हो जाता है। इसके जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण भी इसमें अत्यधिक अवसाद बहकर, अवसाद का अर्थ होता है कचरा
जो जमा होता है नीचे, जब तली में जब कचरा जमा होगा तो इसका जो जल है वो ऊपर उठेगा और ऊपर उठ करके बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो ये तो थी अपनी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको आपको ध्यान से समझने का प्रयास करना है। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र देखते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से काफ़ी पुराना है। ये तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था, अब नदियाँ भी क्या है अपनी अपनी अलग अलग अवस्था में होती है। जब ये प्रवृत्ति क्षेत्रों से उतरती है तो युवावस्था में होती है, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था, फिर लास्ट में जाके जब धीमी हो जाती है तो वृद्धावस्था। इस प्रकार श्रेणियाँ विभाजित की हुई है। और ये तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा और उथला होने से प्रमाणित होती है। ये कितनी मात्रा में कटाव करती है उससे ये पता चलता है कि नदी कितनी तीव्र गति से बहती है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच एक अभी पश्चिमी घाट जो है ये जल विभाजक का कार्य करता है। पश्चिमी घाट से ही अरब सागर और बंगाली खाड़ी का जो जल है वो अलग अलग भागों में विभाजित होता है। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और सारी की सारी बंगाली घाटी में जाकर गिरती है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का अंग, ये सारी की सारी क्या है गंगा नदी तंत्र में जाकर मिल जाती है और बंगाली घाटी में विलीन होती है। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये भी क्या है पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाली घाटी में जाकर गिर जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता ये है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, यानी ये मार्ग परिवर्तन, ज़्यादा मार्ग परिवर्तन के लिए नहीं जानी जाती, विसर्प नहीं बनाती है, सीधे मार्ग में ही बहती रहती है। और ये बारहमासी नहीं है। इन जिन नदियों के अपन ने नाम बताए ये बारहमासी नहीं है। हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियाँ बारहमासी है। बारहमासी का अर्थ मानसून के आगमन के साथ ही इनमें पानी का बहाव देखने को मिलता है। फिर भी भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती इसका अवसाद है, अपवाद है। अपवाद का अर्थ क्या होता है, उसी स्थान से दो नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा और ताप्ती, लेकिन उनका जल बंगाली घाटी में नहीं जाकर अरब सागर में जाकर गिरता है। तो ये एक अपवाद स्वरूप, क्योंकि उनका जो भाव क्षेत्र है वो अरब सागर की तरफ है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ, तो इस अपवाह तंत्र के विकास के बारे में अपन पढ़ते हैं। प्राचीन काल की तीन प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं के, प्राचीन काल में तीन भूगर्भीय घटनाएं, भूगर्भ के आंतरिक भागों में तीन घटनाओं का गठित होना आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान करता है। ये आज जो बना हुआ है ये उन्हीं घटनाओं के कारण बना है। पहली घटना आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन और धसाव, जिससे ये, अब इसने कहा है कि टर्सरी जो काल था, कोयला युग जो था, उस दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी जो ढाल थे, पार्श्व जो किनारे थे, वहाँ अवतलन या धसाव हुआ और इससे समुद्र तल में नीचे चला गया। इससे मूल जल जो था, अब जल में कोई भी चीज़ अपन डालते हैं तो जल का जो भाग है वो ऊपर बढ़ता है। जैसे मूल जल संबर का अर्थ क्या होता है, जो पर्वतीय जो क्षेत्र था, यानी जो जलग्रहण क्षेत्र था, छोटा स्तर, तो दोनों मूल जल संबर के दोनों ओर नदी की सामान्यतः सममित योजना में गड़बड़ी हो गई और हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश जो था, द्रोणियों का अर्थ क्या होता है, भ्रंश जो गहरी द्रोणियाँ होती है, गहरी खाइयाँ जो होती है, द्रोणियों का निर्माण हो गया। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों में बह रही है और अपरद पदार्थ से मूल दरारों में ये भर रही है। अब वो जो दरारें पड़ गई, जो भ्रंश पड़ गई, उन भ्रंशों के माध्यम से इसका जल आगे बढ़ता है। इसलिए इन नदियों में जलोढ़ और डेल्टा निक्षेप ज़्यादा नहीं होता है। न जलोढ़ यानी डेल्टा का अर्थ क्या होता है, धीरे धीरे निक्षेप का जमा होना यहाँ पर कम पाया जाता है। इसी काल में प्रायद्वीप खंड उत्तर पश्चिमी दिशा से दक्षिणी पूर्व दिशा में झुकने लगा। अब इसने कहा कि उत्तर काल में प्रायद्वीप जो खंड था वो उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इसका अफवाह बंगाल की खाड़ी की ओर ज़्यादा झुके, यानी इसका जो ढलान था वो बंगाली खाड़ी की ओर ज़्यादा देखने को मिला। इस कारण से अधिकतर नदियाँ हैं वो पश्चिमी घाट से निकल करके बंगाल की खाड़ी की ओर चलती है। अब अपन बात करें प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। पहले इसके आपके पास नोट्स भेजते हैं और उसके बाद में आपको ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र एक वीडियो के माध्यम से उसको पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज अपन इसी अपवाह तंत्र का विकास तक ही अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है उसको एक साथ पढ़ेंगे वीडियो के माध्यम से।